आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आएं और इस किताब के बारे में आप सभी को संक्षेप में थोड़ी जानकारी दें, इस किताब पर अपने जज्बाते बयान जाहिर करें। धन्यवाद। आदरणीय मंच, मेरे परम गुरु प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह सर, गुरुवर प्रोफेसर चंदेव यादव सर, डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी जी, डॉक्टर प्रेम तिवारी जी, डॉक्टर सरोज जी और श्री तेज प्रताप नारायण जी और सभागार में उपस्थित मेरे प्रिय मित्र, साथियों, जब मैं डायरी के पीला वर्ग के बारे में सोच रहा था तो इस संदर्भ में कई शीर्षक भी जहन में आए कि मैं डायरी का पीला वर्ग ही क्यों लिख रहा हूँ। उससे पहले मैंने चंदना के बारे में सोचा था। चंदना मेरे लिए खासतौर से, चूंकि मैं जिस भूमि से हूँ, एक ऐतिहासिक महत्व रखती है, इसलिए मुझे ऐतिहासिक चरित्रों के निर्वाह के लिए यह था कि मैं चंदना का या चंदना के नाम से शीर्षक को रखूं, किंतु वह संभव नहीं था, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे 2 साल के परिदृश्य को देखना था, चंदना जैसे कैरेक्टर इस पूरे 2 साल को चिन्हित नहीं कर पाता। दूसरी जो कविता है डायरी का पीला वर्ग, किसी संग्रह में संग्रहित है और उसके रचने जनने के पीछे भी मैंने जो देखा है, जो महसूस किया है, जो आसपास के जीवन चरित्रों को मैंने देखा है, उन्हीं में से किसी एक का चुनाव किया है और उसी के आधार पर मैंने डायरी का पीला वर्ग कविता लिखी। और वह कविता इस समय को, इस समाज को और वर्तमान को मुझे लगता है कि वह जरूर रेखांकित करेगी। बाकी तो सर बैठे हैं, विशेषज्ञ हैं, वक्ता हैं, वे लोग ही अपनी बात कहेंगे कि संग्रह में क्या पढ़ने योग्य है या नहीं है। बस मैं एक कविता सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा, यदि आप इजाजत दें तो। साथियों, इसकी पहली कविता है डायरी का पीला वर्ग। सुबह के 4 बजे हैं, जिन्हें जगना था जग गए हैं। हेरा भी सोई है, क्योंकि उसे भी सोना है। इस कौच की टूटी बिखरी बोतलों सा मैं जगकर क्या करूंगा? कुछ नहीं, सिर्फ औंधा पड़ा रहूंगा, हेरा को देखता होगा। आज सोमवार है, मुझे शिव मंदिर जाना है। हेरा भी छिप छिपा कर वहां आएगी। उसे अपने प्रेमी से डर है, वह किसी से मिलने की इजाजत नहीं देता। शाम के 5 बजे हैं, मैं उल्टी पेंटिंग बना रहा हूँ। चिड़िया, आकाश, पर्वत, नदी सब मेरी कूची के सहारे जन्मे हैं, किंतु हेरा पेंटिंग नहीं है, वह मेरे स्वप्न लोक की सर्जक है। सुबह आशु ने किताब दी, मैंने पढ़ना शुरू किया और शाम तक सिर्फ हेरा। उसे अंडरलाइन किया, एक नहीं कई रंगों से। आज हेरा का खत मिला, लिखा है, वासु को उसकी शिष्या से प्रेम हो गया है। वासु गुरु है, उसे अक्सर सुंदर शिष्या से प्रेम हो जाया करता है। आज मैंने देव की कविता पढ़ी और उसके चंद शब्दों को रंग दिया। काजल, आंखें, जुल्फें, रुखसार, होंठ। इसके अलावा और एक शब्द जिसे देव ने नहीं, मैंने लिखा था, हेरा। सुबह के 5 बजे हैं, बकुल ने आवाज दी, साहेब चाय। मैंने एक कप चाय ली, खिड़की से बाहर झांक कर देखा, मुस्कुराया। वासु, पेंटिंग, किताबें, कविताएं सब ख्वाब थे, केवल हेरा थी जो हवा सी फिर होठों पर खिल रही थी। धन्यवाद।
इस खूबसूरत रचना के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं चाहूंगी कि हम सभी को अपने सम्माननीय वक्ताओं को सुनने का मौका मिले। तो शुरुआत चिराग तले अंधेरे की तरह न करते हुए मैं अपने करीब से ही करना चाहूंगी। श्री तेज प्रताप नारायण जी कविता, कहानी, उपन्यास और साझा उपन्यास मिलाकर कुल लगभग 2 दर्जन के करीब इनकी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वजन के बराबर इन्होंने रचना कर दी। अनेक सम्मानों से विभूषित हैं। साथ ही भारतीय रेल सेवा में वरिष्ठतम अधिकारी पद पर कार्यरत हैं। वैसे इनकी सबसे बड़ी और सबसे विशिष्ट उपलब्धि ये है कि ये हमारे प्रिय मित्र हैं। तो तेज प्रताप नारायण जी, मैं चाहूंगी कि आप आएं और 2 शब्द कहें। बहुत बहुत शुक्रिया दामिनी जी, आदरणीय मंच और दिव्यों सज्जनों और मेरे प्रिय कवि सुशील द्विवेदी जी। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस प्यारी सी कविता रचना के लिए, कविता संग्रह के लिए। अब ऐसे लिखते रहिए, क्योंकि लिखने का बहुत महत्व है कि लिखने से एक नई दुनिया बन सकती है, एक बेहतर दुनिया बन सकती है। क्योंकि शब्दों का बड़ा महत्व होता है और शब्द से ही वाक्य बनते हैं और वाक्य से कविता बनती है, कहानी बनता है, उपन्यास बनता है। शब्दों से जिंदगी चलती है। शब्द एक तरह का एक टूल है, एक यंत्र है, एक एनर्जी है, ऊर्जा है। तो किसी भी कवि या लेखक को शब्दों का जो प्रयोग है उसको बहुत सोच समझ करना चाहिए। सही शब्द सही जगह पे हो, तभी उस कविता का, उस कहानी का, उस व्यंग्य का, उस गज़ल का सही मायने में महत्व होता है और सही मायने में वो प्रासंगिक होता और रेलेवेंट होता है। तो मैंने एक्चुअली मेरा जो शेड्यूल काफ़ी सबका व्यस्त होता है, लेकिन आजकल रेल मंत्रालय में बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन चलने वाली है और हाइपरलूप आने वाला है, बहुत सारी चीज़ आने वाली है, मतलब बहुत कुछ चल रहा है। हम लोग बहुत मीटिंग्स करते हैं, बातें करते हैं और ट्राई कर रहे हैं कि जितना अभ्यास हो कि अच्छा कर पाए। उस चक्कर में बहुत कविताएं मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन कुछ कविताएं मैंने पढ़ी हैं सुशील की, कुछ छोटी छोटी कविताएं पढ़ी हैं। कि कविता का मैं मानता हूँ कविता इज अ पोइट्री इज अ आर्ट एक्चुअली। तो मैं जो कविताएं मैंने पढ़ी हैं तो ये मैं ये पाता हूँ, जो मेरा एक क्राइटेरिया है, मेरा जो समझने का तरीका है, जितना मैं समझ पाता हूँ, तो पोइट्री के आर्ट को सुशील ने काफ़ी हद तक इसमें निभाया है, उसके करीब जा पाए हैं। इसके लिए मैं सुशील को बहुत बधाई दूंगा। क्योंकि कविताएं कई तरह की हो सकती हैं कि आप उसमें बहुत सारे गेम रखें, शब्द चित्र बनाएं, या उसमें बहुत सूक्ष्मता हो, अर्थ गंभीर हो। कविता हो सकता है कि एक स्टेटमेंट टाइप का भी कई बार होता है, जिसे हम सीधा सीधा वाले बिना बिना ज़्यादा सोचे हम बोल देते हैं उस तरह से। कविता में ऐसे फॉर्म की जाके मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो कुछ कविताओं में जिक्र करना चाहूँगा सुशील के, मैंने कुछ लिखा है उसके बारे में। तो जैसे इनकी एक कविता है ओस। तो लिखते हैं ओस पर सूरज के नहीं, सबसे पहले किसानों के पैर पड़ते हैं। मैंने देखा है ओस पर उनके चमकते हुए खून। तो ये 4 लाइन कविता है। इस कविता की गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि एक यथार्थवादी कविता है। और किसान जो ओस है और जो किसान है, किसान सुबह उठता है, अपने घर का काम करता है, खेत बैलों को चारा देता है, पानी देता है, खेतों में निकल जाता है। जब हम एसी में या हीटर में सो रहे होते हैं उस समय किसान खेतों में होता है। जब आपकी रबी की फसल होती है या खरीफ की फसल होती है, रात को गेहूं की सिंचाई करनी होती है जाड़े में, उस समय किसान खेतों में होता है। जब 10 डिग्री टेम्परेचर होता है, 10 डिग्री तापमान होता है, लोग हीटर में या कंबल में ठिठुरते हुए होते हैं, उस समय किसान काम कर रहा होता है। तो ये जो बिंब बनता है कि उस पर उसके चमकते खून दिख पड़ रहा है, किसान की जो एक मानविक पीड़ा है दिखाई पड़ती है। तो ये जो संक्षिप्तता है या ये ब्रीफनेस है, जो बहुत ही कम शब्दों में अधिक बयान कर पाना, ये कविता की विशेषता होती है। और सुशील जी की जो छोटी कविताएं हैं जो बहुत बढ़िया दिखाई पड़ता है। एक दूसरी कविता मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम मानते हैं कि पुरुष रोता नहीं है, जो मेघ होता है ना बहुत, उसके अंदर उसको रोना, मतलब मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता, ये कहावत है।
क्योंकि मर्द भी एक इंसान है, औरत भी एक इंसान है, मर्द भी इंसान है। लेकिन एक जो भारतीय समाज ज़्यादातर जो एक जो हमारा पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो हमारी सामंतवादी मानसिकता है, तो कहते हैं कि मर्द को मूछें होनी चाहिए, मर्द को रोना नहीं चाहिए, मर्द को हमेशा बिल्कुल मतलब उसके अंदर इमोशंस नहीं होने चाहिए। तो इसमें ये लिखते हैं अपने पिता के लिए कि तुमने कभी पिता को रोते हुए देखा, मृगशिरा के लय से ताप से बदलती हुई आंसू। तो सुशील की जो कविताएं हैं इनमें एक नई चीज ये दिखती है कि एक मर्द को भी दर्द हो सकता है। कि मर्द को दर्द नहीं होता, ये अजीब सी बात है। मर्द को दर्द क्यों नहीं होगा? मर्द भी इंसान है, औरत मर्दों के अंतर थोड़ा है भाई। जो जैविक अंतर है, बायोलॉजिकल डिफरेंस छोड़ करके इसके अलावा क्या अंतर? जितना एक पुरुष के अंदर जो पोटेंशियल है, जो शक्ति है करने की, उतना ही औरतों के अंदर है। अभी अलग बात है, उनको ऐसे अवसर नहीं मिलते, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि हाँ वो उतना आगे नहीं जा पाती। क्योंकि इसमें आप देखें कि मैं टाइम का ध्यान रखूंगा टाइम के लिए कह रही है। तो मेरा मतलब जैसे कि एक समाज है, तो समाज में ऐसा एक माहौल हो, ऐसा एक वातावरण हो कि जो एक औरत है उसको भी समाज में कभी भी किसी भी समय आने जाने की स्वतंत्रता हो, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के बाहर जा पाए। तो समाज में ऐसा माहौल हो कि औरत को महसूस हो कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मतलब जा रही हूँ, यहाँ मेरी माँ है। मतलब जैसे माँ के साथ में एक लड़की एक सुरक्षित महसूस करती हो, कहीं भी जाए अगर वही सुरक्षा उसको मिले, तो शायद औरत भी उतना ही करे जितना कि पुरुष करता है। तो मतलब ये जो मानसिकता तोड़ने की जरूरत है। तो हिंदी साहित्य भी एक मुझे लगता है बड़ा पितृसत्तात्मक साहित्य है। आपने एक मुख्य धारा बना दिया, एक नारीवादी धारा बना दी, दलितवादी विमर्श बना दिया। मतलब मुख्य क्या है? मुख्य वही है जो समाज की समस्या हो। मुख्य तो ये तो मुख्य 10% लोगों ने मुख्य बना लिया और आपने नारीवादी रचनाएं बना दी, दलितवादी बना दी, या ऐसी रचनाएं बना दी। तो ये जो तोड़ने की जरूरत है, तो ये इस कविता के माध्यम से लगता है कि एक जो रूढ़ी है हिंदी समाज की, हिंदी साहित्य की तोड़ी है कि मर्द भी हो सकता है, मर्द को भी दर्द हो सकता है, और कोई मर्द बिना मोच के वही मर्द होता है। मर्दांगी मतलब ये होता है कि जो दूसरों की इमोशंस को ध्यान रखे, जिसके साथ में दूसरे लोग, दूसरे मर्द, दूसरे औरत सुरक्षित महसूस करें। मर्द की वो परिभाषा होती है। दूसरा एक कविता मैं कहूँगा, जैसे एक जॉन डन है, एक पोएट है इंग्लिश के, वो कहते हैं गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, कैच अ फॉलिंग स्टार। तो ये जो गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ये कहते हैं कि मतलब एक कंडीशन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी है कि आप फॉलिंग स्टार को कैच नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि भाई नहीं, जाके ना उसको कैच करो, उसको पकड़ो, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल। कहा जाता है इम्पॉसिबल इज इटसेल्फ सेज कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ये जो एक म्यूजिक होता है कविता में, एक जो संगीतात्मकता कविता में होती है, जैसे सुशील बोलते हैं कि, और अगर थोड़ा और आगे जाए कि अगर पुरुष भी रोटी बना सकता है, तो जरूरी थोड़ा कि एक माँ के नाम ही रोटी बनाने लिखा है, पिता भी रोटी बना सकता है, रोल रिवर्सल भी हो सकता है, जो शायद भारतीय समाज में हो रहा होगा, भी हुआ नहीं है। तो ये जो कविता में जो संगीतात्मकता हो सकती है, एक म्यूजिक बड़ा एक लय है। हालांकि सारी छंदबद्ध कविताएं नहीं है, छंद मतलब छंद कोई छंद नहीं है, उस तरह की चीजें नहीं है, लेकिन इसके बाद इसमें एक लय है, लय के स्तर पे इसमें एक म्यूजिक है, एक छंद है। तो एक और कविता इनकी एक कनाट प्लेस पे जो इनके गहरे विषाद को दिखाती है। बोलते हैं कि कनाट प्लेस मेरे लिए एक सुलगती हुई सिगरेट है, जिसे 2-4 कस खींचने के बाद जूतों से मसल देता हूँ। तो एक कनाट प्लेस को मसलने की बात नहीं, इसको कर देगा तो ये कविता कई स्तर पर इसमें चीजें आती हैं। एक जो व्यापारी है, एक जो शोषक है, शोषित को जूतों मसल देता है, औरत को मर्द मसलता है। जो औरत को अगर हम देखें, जब कमोडिटी बना दिया जाता है तो मसलना ही एक तरीके से हुआ। एक मजदूर को एक व्यापारी मसल देता है, जनता को सरकार मसल देती है। तो ये जो मसलना हुआ सिगरेट को, कनाट प्लेस को, तो कनाट प्लेस से एक ऐसा बिंब निकलता है कि ये कनाट प्लेस की बात नहीं, ये समाज में हर तरफ छाया हुआ व्याप्त है। तो ये जो समाज की बात आती है, गहरे विषाद की कविताएं जो सुशील ने लिखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि गहरा विषाद भी है, इसमें भी उन्होंने इन विषाद के पीछे भी इनके अंदर एक रे ऑफ होप है, आशा की किरण है। जैसे ये लिखते हैं कि बुद्ध की बात करें तो इसमें बुद्ध बोलते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध संभव है, उसके लिए अष्टांगी मार्ग बुद्ध बात करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं दुख का कारण है, दुख है, लेकिन दुख से निदान संभव है, उसके तरीके बताते हैं।
वैसे सुशील जी बताते हैं कि जैसे विषाद हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि ये जो दुनिया है मेरे लिए साइकिल का हैंडल है, और उनके अंदर एक जोश दिखाते हैं कि ये दुनिया मेरे लिए साइकिल का एक हैंडल है, वैसे मैं जिधर चाहूंगा उधर मोड़ दूंगा। तो दुख हो सकता है, लेकिन दुख के बाद जो आगे आने के बाद दुख है, लेकिन दुख में हमें उसमें अपने आप को गिव अप कर देना है, समर्पण कर देना है, या दुख से बाहर आकर के हमें एक नई दुनिया बनाना है, एक बेहतर दुनिया बनाना है, उसका प्रयास करना है। तो जो साइकिल का हैंडल बनने की बात है, जिस दुनिया एक साइकिल का हैंडल है, जिससे जिधर चाहूंगा उधर मोड़ दूंगा, एक युवा कवि के मन की बात है, एक मोटिवेशन की बात है कि नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं अगर दुख है, लेकिन दुख से निपटने का उपाय भी है। वही बुद्ध ने कहा था, वही कुछ हद तक सुशील भी। तो अब ज़्यादा टाइम ना खर्चते हुए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, हमारे बहुत ही वरिष्ठ आलोचक और प्रोफेसर उपलब्ध है हमारे बीच में, ज़्यादा टाइम ना खाते हुए ये कहूँगा कि सुशील ने बहुत ही बढ़िया काव्य संग्रह निकाला है, और इसके लिए, इसकी छपाई के लिए मैं हंस प्रकाशन को बहुत बधाई दूंगा। बहुत ही आकर्षक किताब है, आकर्षित करती है, और बहुत मुबारक हो, ऐसे आप लिखते रहिए और हम लोग पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। धन्यवाद। एक आदत होती है कि किताब का मतलब बैक कवर देख लीजिए और थोड़ा उसके बारे में लेखक से पूछ लीजिए और बतौर वक्ता कुछ बोल दीजिए। लेकिन ये सुखद है कि तेज प्रताप नारायण जी ने बाकायदा किताब को पूरा पढ़ा है। पूरा नहीं पढ़ा है, थोड़ा ही पढ़ा। पढ़ूंगा अच्छे से गहना, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और कविताओं की किताब ऐसी होती है कि वो कभी भी एक बार में नहीं पढ़ी जा सकती, चाहे वो इतनी सी ही क्यों ना हो, क्योंकि हर कविता ठहरने की और ठहरकर सोचने की मांग करती है। सो कविता, हर कविता एक कहानी लिए होती है, और हर कहानी एक कविता होती है, तभी उसकी सार्थकता होती है। अब मैं आज की सम्माननीय वक्ताओं में से अगला नाम डॉक्टर सरोज कुमारी जी की तरफ बढ़ रही हूँ। वे एसोसिएट प्रोफेसर हैं विवेकानंद कॉलेज में। अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनके आलेख, इनकी रचनाएं छपती रहती हैं। बहुत सारे सम्मान पुरस्कार ये अपने नाम दर्ज कर चुकी हैं, और कई किताबें इनकी अपनी भी प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर सरोज कुमारी जी, मैं गुजारिश करती हूँ कि आप आएं और दो बहुत बहुत धन्यवाद दामिनी जी। मंच पर उपस्थित मेरे परम गुरु अब्दुल बिस्मिल्लाह सर, मेरे गुरुवर यादव सर, प्रेम तिवारी सर, बजरंग बिहारी जी, तेज प्रताप और सभागार में और स्वयं कविवर सुशील जी, हंस प्रकाशन की ओर से जितने भी सुधी सदस्य हमारे बीच में हैं, मैं उनका नमन करती हूँ, सभी को नमस्कार करती हूँ। और मेरे विद्यार्थी भी यहाँ मुझे दिख रहे हैं, और बहुत सारे मेरे गुरु भाई बहन हैं। बहुत ही धन्यवाद कि इस मंच पर मुझे स्थान मिला, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जैसा कि अभी आदरणीय तेज प्रताप जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत होते हुए मैं भी ये बात दर्ज करना चाहूँगी कि डायरी का पीला बरत जैसी परिपक्व रचना के पढ़ने के लिए हमें थोड़ा ठहर कर पढ़ने की ज़रूरत है, और बहुत समय इस रचना को पढ़ने के लिए चाहिए, जैसा कि मुझे लगा जिस तरह से हम कविताओं का पाठ करते हैं। तो सुशील जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं इस पुस्तक पर संक्षिप्त में ही अपनी बात रखूंगी। तो कुल मिलाकर जो मेरी पहली स्थापना है, या मेरा पहला जो वाक्य है, वो यही है, कुल मिलाकर ये बेहद परिपक्व पुस्तक है। मतलब इसको देखकर मुझे लगा ही नहीं कि ये किसी कवि की पहली रचना हो सकती है। कई तरह के वाक्य विन्यासों में गुथी हुई ये जो कविताएं हैं सुशील द्विवेदी जी की, वह अनायासी मुझ जैसे पाठक को रुकने पर मजबूर कर देती हैं। बीच बीच में रुकना पड़ता है कविताओं को समझने के लिए। बहुत सी कविताओं का जिक्र अभी तेज प्रताप जी ने किया, उन्हीं में से पता नहीं कैसे कुछ ये क्या एक वो हो रहा है कि मेरी भी नज़र उन्हीं कविताओं पर पड़ी है। हालांकि ये पुस्तक लगभग एक हफ्ते पहले मुझे मिल गई थी अप्रत्यक्ष रूप से, जो अब तक मेरे पास नहीं पहुंच पाई है। तो सॉफ्ट कॉपी मेरे पास थी, उसी का अध्ययन करते हुए
कुछ रचनाओं पर मैं ठहरी हूँ और जो चीज़ें इस काव्य संग्रह में मुझे नजर आई वो वही है कि हमें हर तरह के विषय इस काव्य संग्रह में मिले हैं। गांव भी मिला है और शहर भी मिला है। जैसे कनॉट प्लेस की बात मैं करूं, जुलैना की बात करूं, तो ये दिल्ली के एक बड़े मतलब बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर कवि की नजर गई है। और कभी कितना कुछ इन जुलैना जैसी जगहों पर मैंने कुछ पंक्तियां नोट की हैं जुलैना के बारे में, वो आप सबसे साझा करूंगी। कविता शुरू होती है, सांझ के जुरमुट से झांकता है जुलैना। तो ये आप शब्दावली देखिए कि एक लगता नहीं है कि कोई सुशील द्विवेदी जैसी एक मतलब प्रारंभिक उम्र में कोई कवि इस तरह की रचनाओं में शब्दों को कहाँ से ढूंढ कर लाया होगा। वाकई बहुत मेहनत की है इन कविताओं को पढ़ने में। दूसरी कविताओं को लिखने में, मंदिरों के घंटे की दूर गफ्फार मंजिल से ऊपर उठती हुई अजान। तो ये जो शब्दावली है वो बहुत मेरे मन को छुई और एकदम जुलैना से मैं भी बहुत सालों से परिचित हूँ। जामिया मेरा घर है, जामिया को मैं अपना मायका कहती हूँ हमेशा और बहुत लगाव मुझे जामिया से है। मैं वहाँ की विद्यार्थी रही हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय से वो अपनापन आज तक नहीं हो पाया जो जामिया से है। तो जब मैं जुलैना जैसी कविता पढ़ रही थी तो एक पूरा शब्द चित्र मेरी आंखों के सामने से घूम गया। बहुत सी शामें मैं भी जुलैना में रही हूँ, लेट हो गए जामिया से आते हुए। तो शाम का एक चित्र है वो इस कविता में इस तरह से सुशील द्विवेदी ने उतारा है कि जिसने जुलैना कभी नहीं देखा होगा वह भी जुलैना को उनकी आंखों से, उनकी शब्दावली के माध्यम से देख सकता है। ऐसे ही जो दूसरी कविता है कनॉट प्लेस, उसके बारे में हालांकि बहुत छोटी सी कविता है लेकिन जो गहराई है उस कविता में, क्योंकि हर पाठक कविता का अपना अर्थ ले सकता है। तो जो अर्थ खुलते हैं सुशील द्विवेदी जी की कविता में वो बहुत सारे अर्थ खुलते हैं। चाहे वो कनॉट प्लेस कविता हो या पानी वाली साइकिल है जिसमें वो जो पूरी दुनिया साइकिल का हैंडल बन जाती है और साइकिल के टायर के नीचे आ जाती है। तो नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान मुझे इनकी कृति में साफ तौर पर दिखाई देते हैं। बंधी बंधाई पर पार्टी को तोड़ने का भरसक प्रयास सुशील द्विवेदी जी ने किया है, चाहे वो भाषा के माध्यम से हो, चाहे वो भावों के माध्यम से हो, विचारधारा के माध्यम से हो। तो सर्वथा हम नई चीजें इस काव्य संग्रह में देखते हैं। और जहाँ जो बहुत ही मनपसंद कविता है, एक कविता है नारवा। खुद सुशील जी भी इसके विषय में जानते हैं, मैंने कई बार चर्चा की है। तो नारवा जैसी रचना हमें मिलती है तब मुझे कभी नागार्जुन याद आते हैं, कभी निराला याद आते हैं। और जब मैं चंदना जैसी कविता को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं प्रसाद, हालांकि इतने पुरानी पीढ़ी के या पुराने कवियों से आज के कवि की तुलना करना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं पाठिका हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ। मैं चाहूँ इन रचनाओं को किसी भी तरह से पढूं और कोई भी अर्थ निकालूं, तो मुझे लगता है कवि अगर लिखने के लिए स्वतंत्र है तो पाठक पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। तो मैंने जो ये पाठ किया इन कविताओं का, हालांकि मुझे और पढ़ना है, और जो चीजें मैंने महसूस की वो ये है कि इसमें से कुछ कविताएं साधारण पाठकों के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि कोई चाहे और डायरी का पीला वर्क पलटे और उसमें से कविताओं को पढ़कर और सबके सामने उसके अर्थ को उड़ेल सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन कविताओं को पढ़ने के लिए हमें समकालीन काव्य संरचना को समझना होगा। आज के कवि किस तरह से लिख रहे हैं। तो सुशील जी ने आज के समय में कविता की जो एक संरचना है उसको बदलने के लिए भी एक अपना कदम उन्होंने उठाया है। और चूंकि हम भी काव्य सृजन के लिए काम कर रहे हैं, छुटपुट कविताएं लिखते रहते हैं, तो मुझ जैसी कवि और कवित्रियों को इनसे सीखने की जरूरत है। मैं इस मंच से इस बात को कहूंगी कि इनसे सीखने की जरूरत है कि कविता का सृजन कैसे किया जाए, कविता को कैसे रचा जाए। पढ़ने की जरूरत तो है, तो पढ़ने के लिए नई दृष्टि की जरूरत है। नई दृष्टि हमें अपने अंदर विकसित करनी होगी, तभी हम इन कविताओं को समझ सकते हैं। इनकी कविताओं में प्रेम आता है, जैसा कि हर कवि की कविताओं में आता है, तो लेकिन उस रूप में नहीं आता जैसे हमने पहले पढ़ा है। वो एकदम नए नए पन्ने खुलते हैं उसके। कभी पेंटिंग में पूरा
एक संसार देख रहे होते हैं। कमरे के भीतर है, पेंटिंग है, आत्मानंद की पेंटिंग है, और उसमें एक पूरा संसार कवि ने देखा है। कभी एक कविता लिख देते हैं और अंत में कह देते हैं कि ये तो स्वप्न था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो शुरू में तो पता ही नहीं है पाठक को कि ये स्वप्न है, ये तो बाद में पता चलेगा कि कवि स्वप्न देख रहा है। तो नई भाषा है, नई शैली है, नया विन्यास है, हर तरह की समस्याएं हैं। स्त्री विमर्श भी आया है, सेज पर ना देख कविता है। शब्दों को इस तरह से सुशील जी ने पिरोया है उस कविता में कि वेश्याओं का वो एक चित्र जो मुझे लगता है पूरा उपन्यास पढ़कर भी हमारी आंखों के सामने से नहीं गुजरेगा। वो कुछ शुरुआती पंक्तियों में, और सबसे अधिक जो बात मुझे ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है वह है शब्दों का प्रयोग। शब्दों का इस तरह से प्रयोग किया है कि अर्थ कभी कभी तो स्वतः ही खुल जाते हैं, और कभी कभी मैं कई कविताओं में खुद ही, जैसे आज़ादी कविता, आज़ादी कविता पर एक बार संतोष पटेल जी की और सुशील जी की बहस भी हो चुकी है। तो आज़ादी जैसी कविता को मैं अब तक नहीं समझ पाई हूँ। हालांकि समझने का बहुत कुछ प्रयास कर लिया है मैंने, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि हमें बहुत अधिक ठहर कर और समझ कर पढ़ने की जरूरत है। चंदना कविता मुझे बहुत अच्छी लगी है। अम्मा को लेकर जो कविता लिखी गई है, माँ के अलग अलग तरह से हर कवि माँ को लेकर, बहन को लेकर, पत्नी को लेकर कविताएं लिखते रहे हैं। तो जब अम्मा कविता में आई हैं तो वही पुराना गांव, वही घर है, वही आंगन है, और अम्मा की खांसी है कविता में, जो कि आमतौर से नहीं होती है कवियों की कविता में। सुशील जी के वो अम्मा की खांसी है, उस खांसी की आवाज है, और वो दृश्य है जो इन्होंने कभी बचपन में उस दृश्य को जिया होगा। बातें बहुत सारी हैं कहने के लिए, क्योंकि मुझे कहा गया था कि 10 मिनट तक ही बोलना है, और इतने बड़े विद्वान हमारे गुरुवर हमारे सामने बैठे हुए हैं। मुझे बहुत ही गौरव की अनुभूति हो रही है कि आज उनके समक्ष भी मैं अपनी बात रख पा रही हूँ। तो बातें बहुत हैं, इस किताब पर मैं 2-3 घंटे तक भी चर्चा कर सकती हूँ, और बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और सुशील द्विवेदी को बहुत बधाई देती हूँ, और प्रकाशन का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि